Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at my YouTube channel GS365 एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ इनका, कहाँ से हमने ली, किस देश से। ठीक है, फिर हम जानेंगे इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है और उसके प्रोविजंस क्या है। फिर देखेंगे हम आगे कि क्रिटिसिज्म क्या है, यानी कि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य की तो उनसे रिलेटेड क्या क्या आलोचनाएं हैं। फिर हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस कि सुप्रीम कोर्ट का मौलिक कर्तव्यों को लेकर क्या डायरेक्शन है और क्या क्या वर्डिक्ट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हम स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो हमने देखा है कि फंडामेंटल राइट पर यानी कि मौलिक अधिकार पर बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी चर्चाएं हैं। ठीक है, वहीं जब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की तो हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य नागरिक को जिम्मेदार बनाता है। ठीक है, यानी कि एक जिम्मेदारी का एहसास जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकास करता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भी संविधान में ही दिया हुआ है। जिस तरीके से हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 का हिस्सा है। वहीं जब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A यानी पार्ट 4A का हिस्सा है। ठीक है, तो दोनों ही संविधान का पार्ट है, लेकिन मौलिक कर्तव्य नागरिक को जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर नागरिक अपने अगर जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको निभाए। ठीक, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली दूसरे के जो मौलिक अधिकार हैं उनका अतिक्रमण नहीं करेगा, यानी कि दूसरे के मौलिक फंडामेंटल राइट हैं उनको वायलेट नहीं करेगा। तो क्या है कि जो समाज है, समाज के रूप में क्या होगा, एक भाईचारा बढ़ेगा, अखंडता को प्रमोट होगी। राइट, तो हम देखते हैं कि जिम्मेदारी के जब हम जिम्मेदार करते हैं, अगर हम महात्मा गांधी के स्टेटमेंट की बात, उनका ये कहना था कि अगर मौलिक कर्तव्य जैसी चीजें लोग पालन करें तो मौलिक अधिकारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम अपने मौलिक कर्तव्यों को एक्सरसाइज करेंगे यानी कि मौलिक कर्तव्यों को पालन करेंगे तो हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट हैं उनको वायलेट नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, फंडामेंटल राइट की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। ठीक है, आगे हम जब बात करते हैं कि मैंने भी बताया आपको जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भाग 4A का हिस्सा है और भाग 4A में सिर्फ एक ही अनुच्छेद को ऐड किया गया है, वो था पार्ट 4A और आर्टिकल है इससे जुड़ा हुआ 51A। यानी कि एक ही आर्टिकल है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड संविधान में और नया चैप्टर ऐड किया गया। आप सभी को पता है कि मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उसका हिस्सा नहीं थे। राइट, इनको 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 42 संशोधन 1976 में ऐड किया गया, यानी कि इनको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं कैसे ऐड किया गया। लगभग 1974 में जेपी मूवमेंट चल रहा था, एक मूवमेंट चल रहा था बिहार में, जिसको जयप्रकाश नारायण जी ने, जो पहले स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहा था, उसको केंद्र सरकार की तरफ मोड़ा गया और उस आंदोलन का जो थीम था वो था भ्रष्टाचार के अगेंस्ट वो आंदोलन था। राइट, तो 1974 में आंदोलन चल रहा था, जेपी नारायण जी उसका मेन चेहरा थे, मुख्य चेहरा थे और केंद्र सरकार के अगेंस्ट वो चल रहा था। ठीक, इधर बैकग्राउंड में उस समय जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी सरकार थी, चुनाव हुए थे और जो इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री के रूप में कैंडिडेट थे वो, तो उनका चुनाव रद्द कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो उन्होंने रात रात क्या करा दिया, इमरजेंसी लगाई 1975 में। ठीक है, कि आंतरिक रेबेलियन हो रहा है, इसके आधार पर इमरजेंसी लगा दीजिए। तो इसी बैकग्राउंड में 1975 में
क्या हो गया, इमरजेंसी लग गई, ठीक है। और जब इमरजेंसी लगी तो एक सिंपल सी बात है कि अगर हम इस तरीके से देखें कि सरकार को क्या करना है, मैनेज करना है सबको, तो सरकार एक स्कीम लेके आती है जिसे कह रहे हैं हम मौलिक कर्तव्य, कि लोगों के कुछ कर्तव्य ही भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मौलिक अधिकारों को एंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कि इस समय पे क्या हुआ है, इन्होंने एक कमेटी गठन किया गया, स्वर्ण सिंह कमेटी, जिन्होंने काम किया था कि मौलिक कर्तव्यों को लेके रिकमेंडेशन देना था। तो इन्होंने जब जब कमेटी बनी तो कमेटी ने कहा कि हाँ, मौलिक कर्तव्यों की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि नागरिक सिर्फ मौलिक अधिकारों को एक्सरसाइज करें, यानी कि मौलिक अधिकारों को ही डिमांड करते रहें, मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। यानी कि सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति मौलिक अधिकारों को पालन करता है, मौलिक अधिकारों को एक्सरसाइज करता है, तो उसका कुछ क्या होना, कुछ दायित्व भी होने चाहिए, जिन्हें हम मौलिक कर्तव्य बोल रहे हैं। ये रिकमेंडेशन थी स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह कमेटी की, ठीक है। तो जब स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया था तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, और इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज का रिकमेंडेशन दिया था। यानी कि जब हम बात करें स्वर्ण सिंह समिति की, तो स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ 1976 ईस्वी में, और इन्होंने गठन गठन किया, और इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की। हालांकि 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने की रिकमेंड की थी, 8 की, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले डिटेल में कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। हमने बात पहले कर ली है कि हमारे पास केवल एक अनुच्छेद है, एक आर्टिकल है, दैट इज 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड चीजें दी गई हैं। सिंपल, ठीक है। जिस तरीके से लिखा हुआ है इस तरीके से ही वहां पे दिया हुआ है। अभी भारत के संविधान में कुल, अगर हम बात करें टोटल फंडामेंटल ड्यूटी, यानी टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, टोटल मौलिक कर्तव्य हैं 11, ठीक है। जो लास्ट वाला है, पहले 10 थे, और जो लास्ट वाला है 11th है, उसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, यानी कि जो 11th वाला है इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ऐड किया गया, ठीक है। ये कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारा है शिक्षा से संबंधित। अभी हम देख लेंगे, सब पढ़ लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। These fundamental duties are mainly inspired from the former Soviet Union, यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है। एज ए सोर्स जब हम बात करते हैं कि जैसे हमने समझा कि मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, उसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने लिए हैं यूएसएसआर से, ठीक है। एक चीज समझो सिंपल सी, जब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था, तो मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था को हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पूंजीवादी कैपिटलिज्म, सेकंड मिक्स्ड इकोनॉमी, और थर्ड हम समझ सकते हैं मार्क्सिज्म, समाजवाद साम्यवाद। साम्यवाद समझिएगा, समाजवाद मत समझिएगा, साम्यवाद। तो हमने पहले जब हम बात करते हैं पूंजीवाद की, तो पूंजीवाद में क्या होता है, प्राइवेट प्लेयर, हर चीज क्या होता है, प्राइवेट प्लेयर्स की होती है। सरकार बहुत मिनिमम रूप से हस्तक्षेप करती है, इंटरफियर करती है। जब हम बात करते हैं साम्यवादी, तो वहाँ क्या होता है, हर चीज और हर रिसोर्स पर सरकार का ही कंट्रोल होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि एक छोटी छोटी चीज भी कुछ बनाएगी तो वो सरकार बनाएगी, और बड़ी से बड़ी चीज भी क्या बनाएगी, सरकार ही बनाएगी। कोई भी वहाँ प्राइवेट कंपनी इंटरफेयर या इन्वॉल्व नहीं होती है। ये हो गया हमारा मार्क्सिज्म, समाजवाद या साम्यवाद हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, जहाँ पे मिक्स्ड मतलब दोनों का मिक्स, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो प्राइवेट प्लेयर भी मिलेंगे आपको और पब्लिक प्लेयर भी यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि सरकार भी कुछ रिसोर्सेज का प्रयोग करेगी, यानी कुछ चीज़ सरकार बनाएगी और कुछ चीज़ें क्या बनाएगी, प्राइवेट कंपनीज बनाएगी। तो ये हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी।
ठीक है। तो जब हम देखते हैं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था किसको बढ़ावा देती है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है प्राइवेट को, निजीकरण को, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल को बढ़ावा देती है। तो जब इंडिविजुअल को बढ़ावा देगी तो वो प्रोटेक्ट करेगी उनके अधिकारों को, यानी कि जो पूंजीवाद कंट्रीज होंगे वहां पे हमें देखेगा मौलिक अधिकार का ज्यादा चर्चा होगी, ये मौलिक अधिकार ही सर्वोपरि है, मौलिक अधिकार ही प्रमोट किए जाएंगे, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं समाजवाद, समाजवाद बात करता है मौलिक कर्तव्यों की, यानी कि उनका ये मानना है कि सबसे पहले देश आता है उसके बाद आप आते हैं, ठीक है, यानी कि आपकी पहचान देश की पहचान से बड़ी नहीं हो सकती है। पहले आप देश के प्रति आपके कर्तव्य हैं, आप उनको निभाइए और आपके बाद में अधिकारों की बात कीजिए। यानी कि हम जब बात करते हैं साम्यवादी, साम्यवादी में मौलिक कर्तव्य हमें ऊपर देखने को मिलेंगे, सर्वोपरि देखने को मिलते हैं, और इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तिवाद, निजीकरण, उन सबको बाद में रखा जाता है। वहीं हम जब बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि निजीकरण, व्यक्तिगत रूप, व्यक्तिवाद या फिर मौलिक अधिकारों की चर्चाएं ज्यादा होती हैं, तुलनात्मक रूप से हम बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को लेकर, ठीक है। सो सिंपल सी बात है कि मौलिक कर्तव्यों की बात होगी तो यूएसएसआर से हमने लिया है। यूएसएसआर एक समाजवादी साम्यवादी देश अर्थव्यवस्था थी, तो हमने वहां पे देखने को मिलेगा कि वहां पे हमें ज्यादातर चीजें मौलिक कर्तव्यों से लेके, यानी कि उनका सिंपल मानना है कि देश की पहचान सर्वोपरि है, देश पहले है, आप बाद में, यानी देश के लिए आपके कर्तव्य पहले है, आपके खुद के अधिकार बाद में आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए टोटल कितनी हमारे पास है? टोटल हमारे पास है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी की, यानी कि हमारे पास क्या है, 11 है, पहले इनिशियल 10 थी, बाद में एक को ऐड किया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सबको जोड़ा गया था। फर्स्ट है हमारा अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी कि आपको, जब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, तो आपके मौलिक कर्तव्य क्या है? यानी कि आपको पहले संविधान का पालन करना है, राइट, संविधान का पालन करना है, नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट करना है और नेशनल एंथम का सम्मान करना है, यानी कहीं पे भी अगर ध्वजारोहण हो रहा है तो आपको उसका सम्मान करना है, ऐसा नहीं कि आप झंडे को फाड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, राइट। दूसरा, नेशनल एंथम कहीं बज रहा है तो आपको, अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो एज ए फंडामेंटल ड्यूटी हमें उसके सम्मान में खड़ा होना है और उसको रेस्पेक्ट देनी है। नेक्स्ट हमारा फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, तो हमें यहाँ पे हमें समझना है कि जो आज़ादी के दौरान जो संघर्ष हुआ था, जो स्ट्रगल हमने किया है, उनको क्या करना है, उनको हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करनी है। ऐसा नहीं है कि आप भ्रष्टाचार रूप चीज़ों में लिप्त होकर अपने देश से रिलेटेड चीज़ें दूसरे को शेयर कर दो और जिससे भारत की एकता और अखंडता पर खतरा है, राइट। नेक्स्ट है हमारा डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, यानी कि जब भी देश को आपकी जरूरत हो, ठीक है, तो आप देश के लिए सेवा दें। सिंपल सी बात है, जैसे कुछ चीज, जैसे कि इमरजेंसी हो गई कुछ और वॉर हो गया सपोज करते हैं, है ना, और अचानक से सेना में बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, तो आपका एक कर्तव्य है कि आप भी देश की रक्षा के लिए सेवा दें। फॉर एग्जाम्पल, डेवलप द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। भाईचारा मतलब, जब हम सिंपल समझ सकते हैं इसे हम, कि जब हम मौलिक कर्तव्य को पालन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किसी की भावना को आहत नहीं करेंगे, ठीक है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य दिख रहे हैं उस तरीके से जब हम किसी की भावना को आहत नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, भाईचारे की भावना बढ़ेगी। जब भाईचारे की भावना बढ़ेगी तो देश की एकता और अखंडता भी बनी रहेगी, देश टूटेगा नहीं। जो सांप्रदायिक गतिविधियां हैं उनको क्या होगी, उनकी सीमित हो जाएंगी वो, और उनकी सीमितता को लगाम लगेगी ज़्यादा। प्रिजर्व द कंपोजिट कल्चर ऑफ द कंट्री, भारत की जो संस्कृति है उसको संरक्षित करना है, राइट। नेक्स्ट, यानी कि जैसे कि हमारी बहुत सारी धरोहर हो गई, उन सबको कल्चर के रूप में हमें
प्रोटेक्ट करना है। लाइक हम समझ सकते हैं ताजमहल हो गया, हम समझ सकते हैं एक मंदिर हो गया कोई, है ना, तो उन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। प्रिजर्व द नेशनल एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रक्षा करनी है, ठीक है, और साथ में सुधार भी करना है। प्रिजर्व मिस होता है मेंटेनेंस प्लस सुधार। नेक्स्ट हमारा डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी, यानी कि अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि आप अंधविश्वासी हो जाओ और साइंटिफिक बातें, जो तर्क शक्ति वाली बातें हैं उनका फॉलो ना करें। यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट हमें रखना है, यानी कि हमें कुछ खोज अगर करनी है, कोई इंडिविजुअल रूप में कुछ आगे बढ़ना है, तो हमें बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वासी होकर उन चीज़ों को रोका जाए, राइट। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना है। सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस, बहुत सिंपल मैनर में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बहुत ऐसा नहीं क्रिटिकल यूज किया, मैंने बहुत इजी वर्ड यूज किया ताकि आप बेसिक अंडरस्टैंड कर सको। तो सेफगार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति, जैसे कि पब्लिक बसेस हो गई, ट्रेन हो गया, है ना, रोड्स हो गए, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है सब इसमें आ जाएगा। अवॉइड वायलेंस, यानी कि हिंसा से बचना है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी कोई धरना वगैरह हम कर रहे हैं तो वो वायलेंस का रूप धारण कर लेता है, बसें चलाई जाती हैं, है ना, ट्रेन को रोका जाता है, आत्महत्या कर ली जाती है। तो मौलिक कर्तव्य ये कहते हैं इन सब चीज़ से बचना है, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है और वायलेंस से भी बचना है। नेक्स्ट हमारा है स्टार द एक्सीलेंस ऑफ ऑल स्फीयर ऑफ द लाइफ, यानी कि हम जब बात करते हैं कि अ, दो प्रकार की चीज़ हो गई, तो इंडिविजुअल रूप में हो गया, इंडिविजुअली हो गया, एक पूरा क्या हो गया, कलेक्टिव एक्टिविटी हो गई। तो हमें दोनों को ही बढ़ावा देना है, ठीक है, यानी कि सामूहिक गतिविधि और व्यक्तिगत गतिविधि को बढ़ावा देना है, ताकि देश को क्या मिले, स्फीयर ऑफ द लाइफ, देश की उत्कृष्टता के लिए हमें क्या करना है, लगातार प्रयास करना है ताकि उसका स्तर बढ़ सके, राइट। ये कर रहा है एक्सीलेंस की बात, ठीक है। एक्सीलेंस यानी कि इंडिविजुअल की बात हो रही है और यहाँ पे कलेक्टिवली भी दोनों बात हो रही है। सिंपल मैंने दोबारा सुन लो अगर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है तो। व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही क्षेत्रों में, यानी कोई इंडिविजुअल ग्रो करना चाह रहा है वो भी, और कोई कलेक्टिव होकर यानी कि ग्रुप के साथ ग्रो करना चाह रहा है वो भी, दोनों को हमें ग्रो करने में प्रयास करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, यानी कि हम इंडिविजुअली भी ग्रो करना चाहें तो ग्रो करें, ये हमारा कर्तव्य है, और ग्रुप के साथ पॉसिबल है तो ग्रुप के साथ भी हम ग्रो करें ताकि देश लगातार आगे बढ़ता रहे। नेक्स्ट हमारा ड्यूटीफुल ऑल पेरेंट्स एंड गार्डियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर ऑफ दी 6 से 14, यानी कि हमने बात की थी प्रारंभिक शिक्षा की। मौलिक अधिकार डीपीएसपी दोनों में ही ये दिया हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21A। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 45, राज्य व्यवस्था करेगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, ठीक है। इसी तरीके से मौलिक कर्तव्य भी है कि जो पेरेंट्स हैं उनका ये दायित्व है कि वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं, यानी कि उनको अवसर मिले कि वो शिक्षा प्राप्त कर लें, राइट। तो ये वाला जो क्लॉज है इसको ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, ये वाला वो था, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ये हम समझ गए हैं, एक मिनट तो सब चीजें। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बात करते हैं, मैं बात कर चुका हूँ एज ए सोर्स हम कहाँ से लिया है, हमने लिया है एज ए सोर्स, हम बात करते हैं हमने लिया है यूएसएसआर से, यानी कि जो आज का रशिया है। 1991 से पहले आप सभी को पता है कि रशिया का विघटन हुआ था, ब्रेक हुआ था। तो
उससे पहले यूएसएसआर कहा जाता था। अभी उसका दावा है कि वो यूएसएसआर ही है, लेकिन वो रशिया है। ठीक है, तो हमने पहली बात कर ली है कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, उसको बाद में किया गया है किस समिति की सिफारिश के आधार पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। और स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब हुआ था? 1976 में। एक बार हम अगर बात करें संशोधन को लेकर, तो एक बार संशोधन हुआ है 42 संविधान संशोधन के द्वारा इनको ऐड किया गया था। ठीक है, चैप्टर 4A 4 क। दूसरा, एक बार संशोधन हुआ है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें 11वां क्लॉज 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था, जो रिलेटेड है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार जब हम बात कर रहे हैं, इनिशियल में कितने थे? 10 को ऐड किया गया था, सिंपल। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था, हमको पता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसकी सिफारिश पर, सॉरी विशेषताओं की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विशेषता है। फर्स्ट अगर बात करें, ये नॉन जस्टिसाइबल है, सिंपल, गैर न्यायोचित है। यानी कि अगर मौलिक कर्तव्यों का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। दूसरा, कोर्ट के माध्यम से इनको लागू नहीं कराया जा सकता। यह है नॉन जस्टिसाइबल। द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स फंडामेंटल ड्यूटी, मीनिंग अनफोर्सिएबल। क्योंकि यह अनफोर्सिएबल है, कोर्ट इनको इन्फोर्स नहीं करा सकता है। देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ दिस ड्यूटीज। यानी कि संविधान में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है जिसके द्वारा ये कहा गया हो कि इनको इन्फोर्समेंट यानी कि कोर्ट के द्वारा या विधि के द्वारा लागू कराया। जब तक संसद ऐसी विधि नहीं बना देती है, तब तक इनको कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया सकता। हाँ, अब एक बात है कि संसद कल को नियम बना दे कि मौलिक कर्तव्य एनफोर्सिबल है बाई कोर्ट, इनको इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है, तो ये क्लॉज हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इन्फोर्सिबल, यानी बाध्य के हैं। दूसरे, बट इफ एनी लॉ इज मेड कि सिंपल बात है, कुछ नहीं लिखा हुआ। दूसरे एक है हमारे पास स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यानी कि जब हम बात करते हैं दायरे की, तो दायरे को समझ सकते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा कि डीपीएसपी हमने पढ़े, जहाँ पे हमने बात की कि राज्य की नीति निर्देशकता तो नागरिक और गैर नागरिक दोनों पर लागू हो रहे हैं। वहीं हमने बात की फंडामेंटल राइट, कहाँ पे लागू हो रहे हैं? नागरिक और गैर नागरिक। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं और कुछ ऐसे जो नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध हैं। वहीं हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, ओनली फॉर सिटीजन्स, केवल नागरिकों के लिए। तो यहाँ पे हम ये नोट कर सकते हैं, केवल नागरिकों के लिए। तो ओनली फॉर सिटीजन्स, केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। सिंपल, केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यानी कि विदेशी व्यक्ति को मौलिक कर्तव्य उन पर अप्लाई नहीं होते। दूसरा, एक हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा संविधान विदेशी स्रोतों से लिया हुआ है। ठीक है, हमने बात की थी लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया जब भारत का संविधान गढ़ा गया है। तो ऐसे ही हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनके स्रोत के रूप में हम बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने गांधी जी के विचार की बात की, हमने बात की यूएसएसआर के संविधान की, जहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। ठीक है, तो हम ओवरऑल देखते हैं कि
जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लोगों में एक जिम्मेदारी का भाव पैदा करते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिश्रण को हम समझ सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से समझ सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में दिए हुए हैं, मौलिक कर्तव्य जैसे कि हमारी बहुत सारी धरोहर हैं, उन धरोहरों को रामसर साइट घोषित किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उन धरोहर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव भी महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मौलिक कर्तव्य है कि उन धरोहरों को संभाल के रखना है, उनकी रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, वो हमें क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो सामंजस्य है उसको सामंजस्य बढ़ रहा है और भारत एज ए कंट्री उसका स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर इनकी प्रकृति की हम बात करें, प्रकृति कैसी है, तो हमने भी बात की कि ये जिम्मेदारी का भाव देते हैं नागरिकों के लिए। ठीक है? उनका व्यवहार कैसा है, व्यवहार आपको कैसा रखना है, आचरण आपको कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, और जिम्मेदार आपको बनना है। हम समझ सकते हैं कि प्रकृति के रूप में कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों में एक जिम्मेदारी का भाव पैदा करते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं कि आपको देश का झंडे का सम्मान करना है, संविधान का सम्मान करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, पर्यावरण की रक्षा करनी है। राइट, तो ये सब क्या है, उनको गाइडलाइंस दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, मौलिक कर्तव्य। ये हमारे हो गए जब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की, कि उनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लिखी हुई है वो लिखी हुई है, कुछ मैंने अलग से भी बताएं ताकि आपको क्लास सुनने का एक अलग बेनिफिट हो, ना कि सिर्फ लिखा हुआ पढ़ने से आपको मिले। लिखा हुआ पढ़ने से आपको थोड़ा कम मिलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। हम तो क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है, उससे पहले हम थोड़ी चीज़ें और कवर करेंगे। कवर क्या करेंगे, हम कवर करेंगे मौलिक कर्तव्यों के महत्व की हम बात करेंगे पहले। मौलिक कर्तव्यों का महत्व और इसे समझेंगे। हालांकि ये वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम समझेंगे, थोड़ा सा आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाए। तो यानी कि हमें ये समझना है इस हेडिंग में कि मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है। तो सबसे पहले अभी हमने बात की थी कि यह नागरिकों को क्या दे रहा है, जिम्मेदारी का भाव देता है, मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अल्टीमेटली जो मानव की चेतना है उसको बढ़ाता है, चेतना को उजागर करना या बढ़ाना। कैसे, मार्गदर्शन का कार्य करता है। दूसरा, जिम्मेदारी का भाव देता है। इससे हम देख सकते हैं कि ये चेतना को बढ़ा रहा है, अंदर के जो भाव है उनको बढ़ा रहा है। इससे क्या होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्र की एकता यानी कि समाज की भी एकता की बात हो रही है। तो हमने समझी कि इस इन भावों से क्या हो रहा है, तो चेतना का उजागर हो रहा है, इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन, जब हम अपने मूल्यों का जब इन मूल्यों का हम पालन करेंगे तो हम दूसरे किसी पर्सन के मौलिक अधिकारों को वायलेट नहीं करेंगे। जब हम मौलिक अधिकारों को वायलेशन नहीं करेंगे तो हम किसी के दूसरे व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उनका अतिक्रमण नहीं करेंगे। जब अतिक्रमण नहीं होगा तो क्या होगा, समाज में सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट है समाज में सामंजस्य बढ़ाना, सामंजस्य को बढ़ावा। तो ये पॉइंट समझ चुके हैं कि जब हम मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हम किसी के दूसरे पर्सन के मौलिक जो अधिकार होंगे उनका अतिक्रमण नहीं करेंगे। जब अतिक्रमण नहीं होगा तो क्या होगा, समाज में सामंजस्य बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा हम समझ सकते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट हम समझ सकते हैं कि जब लोग जागरूक हो रहे हैं, चेतना उनकी बढ़ रही है, जागरूक हो रहे हैं राष्ट्र के प्रति, क्या है, उनको जिम्मेदारी का भाव है, तो क्या करेंगे वो, लोगों की जो भागीदारी, पार्टिसिपेशन है, चाहे वो चुनाव की हो जाए, चाहे एज ए नागरिक किसी भी चीज में उनको पार्टिसिपेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब लोग जागरूक होंगे तो उनका क्या होगा, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। ठीक है, चाहे वो चुनाव हो या कोई भी समारोह हो, तो क्या करेंगे, लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उनकी क्या है, अब वो लोग जिम्मेदारी के भाव से हैं, चेतना उनकी उजागर है। ठीक है, राष्ट्र प्रेमी बन चुके हैं, क्योंकि मौलिक कर्तव्य उनसे कहता है ये करने के लिए। ठीक है, तो जब लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, तो हमने क्या बताया था, लोकतंत्र, जनतंत्र क्या होता है, लोगों का शासन, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का शासन। तो इससे हम समझ पाएंगे कि जब लोगों की भागीदारी बढ़ेगी तो क्या होगा, जनतंत्र मजबूत होगा। जनतंत्र मजबूत होगा, जनतंत्र मजबूत होगा, यानी कि नागरिक जुड़ाव महसूस करेंगे, जिम्मेदार नागरिक बन चुके हैं, तो जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जब लोकतंत्र मजबूत होगा, मैं सारे पॉइंट कनेक्ट करके बता रहा हूँ ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, और दूसरा, आपको रटना ना पड़े। जब लोकतंत्र मजबूत होगा तो सिंपल सी बात है, समाज कल्याण को बढ़ावा मिलेगा, नहीं मिलेगा, समाज कल्याण बढ़ेगा, समाज कल्याण बढ़ेगा। ठीक, तो ये थे हमारे मौलिक कर्तव्यों के महत्व के बारे में हमने बात की। चेतना का उजागर होगा, कैसे होगा, मार्गदर्शन का कार्य करेंगे, जीपीएस, ये मौलिक कर्तव्य। फिर क्या है, जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा। जब जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा और मार्गदर्शन उनको मिलेगा कि आपको ये काम करना है, तो उससे क्या होगा, राष्ट्र की एकता, यानी कि राष्ट्र की एकता बढ़ेगी। राष्ट्र की एकता यानी कि समाज में भाईचारे का भाव भी बढ़ेगा, भाईचारे का भाव भी बढ़ेगा, भाईचारा। भाईचारा भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, भाईचारा भी बढ़ेगा। तो हमने बात की, समाज में सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। जब सिंपल सी बात है कि जब राष्ट्र की एकता बढ़ेगी, समाज में भाईचारा बढ़ रहा है, तो क्या होगा, समाज में सामंजस्य बढ़ेगा, सब लोग क्या रहेंगे, एक दूसरे के प्रति उनका क्या सम्मान रहेगा, गरिमा में जीवन वो जिएंगे, तो क्या होगा, सामंजस्य बढ़ेगा। जब सामंजस्य बढ़ेगा तो लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि लोग अब क्या कर रहे हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं, चेतना उजागर हो चुकी है, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र की एकता की बात वो कर रहे हैं, समाज एकता की बात करें, समाज में सामंजस्य है, भाईचारे की भावना से वो प्रेरित हैं, तो क्या करेंगे, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। जब लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, तो सपोज करते हैं कि चुनाव में भागीदारी बढ़ती है, तो क्या होगा, जनतंत्र मजबूत होगा। जो लोकतंत्र की थ्योरी है, लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, उन सबको क्या मिलेगी, मजबूती यहाँ पे देखने को हमें मिलेगी। तो ये हमें सब क्या दिख रहा है, इंपॉर्टेंस दिख रहा है मौलिक कर्तव्य का, यानी कि मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित होने के बाद भी उनका महत्व बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा समझेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की जो पॉइंट ऑफ पॉइंट्स हैं मौलिक कर्तव्यों को लेकर, वो क्या है, और इसमें क्या हुआ है। हाँ, पहले हम समझ लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के जो डिसीजन है वो क्या है। तो सबसे पहले डिसीजन आता है श्री रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ। पहला डिसीजन है श्री रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ। 2003 में केस आया था, और सर्वोच्च न्यायालय में ने इस केस को लेकर कहा था, मौलिक कर्तव्य न केवल कानूनी प्रतिबंधों के माध्यम से, बल्कि समाज के प्रतिबंध के माध्यम से भी उनको जारी रखा जाना चाहिए। यानी कि मौलिक कर्तव्यों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया, केवल यानी कानूनी प्रतिबंध के माध्यम से, बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों के माध्यम से भी उन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए। यानी कि मौलिक कर्तव्यों को समाज प्रतिबंध या फिर या फिर कानूनी प्रतिबंध, दोनों प्रतिबंध की बात हुई है,
लागू होना चाहिए। समाज या कानून उनको ऐसा नहीं है कि लागू ना करे, यानी कि उनको ऐसा नहीं है कि उनका वायलेशन होता है या फिर समाज के कोई प्रतिबंध की वजह से मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी। ठीक है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जस्टिस जीएस वर्मा समिति की सिफारिश की जानी, जो सिफारिश उन्होंने दी उनको लागू किया जाना चाहिए। साथ ही क्या कहा था, जस्टिस जीएस वर्मा जस्टिस जीएस वर्मा की सिफारिश लागू की जानी चाहिए। ठीक है। तो जस्टिस जीएस वर्मा की जो कमेटी थी उसका गठन कब किया गया था, बताइए। बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, कमेंट में आप पिन कर देना, ठीक है। अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगा क्लास एंड में। सो जस्टिस जीएस वर्मा की जो कमेटी थी उन्होंने सिफारिश की थी उनको लागू करना चाहिए, ये कहा था श्री रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ 2003। ठीक है। नेक्स्ट हमारा केस जो उससे पहले आया था वो था एम्स छात्र संघ बनाम एम्स छात्र संघ बनाम भारत संघ नहीं है। ये श्री रंगनाथ मिश्रा से पहला केस है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मौलिक कर्तव्यों का महत्व, ध्यान से सुनना, मौलिक कर्तव्यों का महत्व मौलिक अधिकारों के समान है, यानी कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान है। ठीक है। तो ये था हमारा दो केसेस का हमने जिक्र किया। श्री रंगनाथ मिश्रा में कहा गया कि मौलिक कर्तव्यों को कानूनी और समाज प्रतिबंध के रूप में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, उनको लागू रहना चाहिए। साथ ही जस्टिस जीएस वर्मा समिति की द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। वही हमने दूसरा केस देखा एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 2001। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों समान है, क्योंकि उनका ये कहना था कि मौलिक वर्ड अपने आप में ही ये कह रहा है कि उनका महत्व बताता है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना कि मौलिक कर्तव्य में जो लिखा हुआ है मौलिक, वो वर्ड ही अपने आप में उसके महत्व को बताता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो हमने बात की थी कि क्रिटिसिज्म क्या है, यानी कि आलोचना के रूप में हम इनको क्या देख सकते हैं। आलोचना के रूप में हम देख सकते हैं सम अदर एसेंशियल सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, जो महत्वपूर्ण चीजें थी, उनको मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ये माना गया। जैसे कि पेइंग टैक्स देना, फैमिली प्लानिंग, वोटिंग, यानी कि कर देना, ये क्या है, ये मौलिक कर्तव्य होना चाहिए था लोगों का, लेकिन ऐसे विषयों को मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया। जैसे कि वोट देना या फिर फैमिली प्लानिंग करना, ऐसी चीज़ों को मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा भाई। मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट डिफाइंड करेक्टली, यानी कुछ जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको
करेक्टली डिफाइन नहीं किया गया। जैसे हम समझ सकते हैं कि आज़ादी का जो संघर्ष का था, उससे जुड़े हुए आदर्शों को हमें संभाल के रखना है। तो हर व्यक्ति के लिए आदर्श की डेफिनेशन अलग हो सकती है, ठीक है, हर व्यक्ति अपने आदर्श अलग हो गए, तो एक क्लियरिटी ऐसे आर्टिकल्स में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्या है, सीमा है मौलिक कर्तव्य की। देयर इज नो टॉक ऑफ एनफोर्समेंट, यानी कि उनको लागू करने से संबंधित कोई भी चीज संविधान में नहीं दी गई है, जो क्या करता है, मौलिक कर्तव्यों की सीमाओं को बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारा, सम एक्सपर्ट बिलीव दैट बाय यूजिंग बाय इंक्लूडिंग इन द पार्ट 4A द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज गेट रिड्यूस्ड फॉलोइंग द पॉलिसी एक्ट प्रिंसिपल। देखो, जब हम बात करते हैं, बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट 3 है संविधान में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। यानी कि एक सिंपल सा समझ सकते हैं, अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी नियम विधि जो मौलिक अधिकारों से संगत है, उसको सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। राइट, इतना इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर। राइट, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 पार्ट 4, जो नॉन जस्टिसाइबल है, वाद योग्य नहीं है। उसके बाद इसको ऐड किया गया है, जो अपने आप में ही मौलिक कर्तव्य के महत्व को कम कर देता है। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि दोनों ही पार्ट 4 और पार्ट 4A दोनों ही नॉन जस्टिसाइबल है। ठीक है, तो ये ही क्लोज, यही कहना सिंपल। ये हमारा होगा सर्वसम्मति समिति, बहुत बड़ी कमेटी थी, 1976 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, बाय द कमेटी रिकमेंड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था, और 3 ऐसी कंडीशन थी जो सरकार ने नहीं मानी थी। यानी कि तो ये है हमारा स्वर्ण सिंह समिति। तो हम बात कर रहे थे स्वर्ण सिंह समिति को लेकर कि स्वर्ण सिंह समिति ने टोटल 8 रिकमेंडेशन दी थी, जिनमें से 3 को माना नहीं गया था, 5 को माना गया था, और एक साथ टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था। एक बाद में ऐड किया गया 86 CAA द्वारा, 2002 में हुआ था। तो ये टोटल थे। तो हम देख लेते हैं थोड़ा से ऐसे कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज थी जिनको स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था और सरकार ने नहीं माना। तो पार्लियामेंट इनको था, फर्स्ट ये था, एक मिनट, फर्स्ट ये था, पार्लियामेंट शुड बी गिवन द पावर टू मेक लॉज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज ड्यूटीज एंड पनिश फॉर द वायलेशन। इन्होंने का ये मानना था कि पार्लियामेंट को पावर होनी चाहिए कि वो इनको इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंट दोनों करा सकें, यानी कि इम्प्लीमेंट करा सकें, और इनका वायलेशन होने पर सजा का प्रोविजन डाला जाए। ठीक है, लेकिन सरकार ने कहा ज़्यादा हो रहा है और सरकार ने इसे नहीं माना। सच ए लॉ विल बी वैलिड इवन इफ इट वायलेट द फंडामेंटल राइट। इनका ये मानना था कि फंडामेंटल ड्यूटी को फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा जाए, इन सिंपल मैनर कि अगर कोई लॉ जो फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करने के लिए बना है और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो ऐसा नियम बना रहना चाहिए। देखिए, फंडामेंटल को छोड़ दो, फंडामेंटल राइट अगर वायलेट कर रहा है तो जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी को लागू रहने देना है। तो ये नहीं माना सरकार ने। द ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड बी ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन पीपल, यानी कि टैक्स देने भी पे टैक्स क्या होना चाहिए, एक फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट होना चाहिए। लेकिन उस समय पे क्या, देश की स्थिति बहुत खस्ता थी, बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते थे, तो ये ड्यूटी नहीं मानी गई। तो 3 क्लॉज हमने देखे कि स्वर्ण सिंह समिति का मानना था कि इम्प्लीमेंटेशन का लॉ बनाना पार्लियामेंट को देना चाहिए। दूसरा, अगर
कोई पर्सन वायलेट करता है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान था। एक इनका मानना था, एक और पॉइंट वो क्या था कि टैक्स देना क्या होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई नियम फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करने के लिए लाया गया है और वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो उस नियम को बने रहना चाहिए। ये सब चीज जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया। तो ये 3 पॉइंट थे जो रिकमेंड सलाह दी गई थी, यानी कि रिकमेंडेशन था बट माना नहीं। तो आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, टोटल हमने देखा पहले मूल कर्तव्य, फिर हमने बात की, उससे रिलेटेड कुछ अनुच्छेदों की हमने बात की, फिर हमने बात की उनकी तुलना तुलना नहीं की, हमने बात की थी उनसे रिलेटेड अनुच्छेद की बात हमने कर ली, उससे रिलेटेड उनके फीचर जो थे, फीचर्स की हमने बात की, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय देखे, फिर हमने आलोचनाओं की बात की। तो हमने ओवरऑल मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं इस क्लास में। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर नए हैं आई रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।